Assalamualaikum everybody. Assalamualaikum. Good morning. सुबह बखैर. पाकिस्तान with हुमा एंड अब्दुल्ला. क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, बाय द वे कल जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग थी ना, इन फुल व्यू ऑफ मैं कहती हूँ द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज तो हम देख ही रहे थे. एटलीस्ट फॉर मी It was a very new experience. It was a very new experience. मतलब पहले लिटरली ऐसा कभी देखा नहीं. और जब आप देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो आपका इंटरेस्ट भी ज़रा ज़्यादा डेवलप होता है कि हाउ दीज प्रोसीडिंग्स आर डन, किस तरह सवालात होते हैं. यू एक्चुअली यू स्टार्ट जजिंग ऑल्सो योर सेल्फ कि हु इज मेकिंग सेंस एंड हु इजंट मेकिंग सेंस. और एक मूवी कल इदराक हुआ कि इससे पहले जो बड़े बड़े फैसले आए हैं उनके भी मामलात इस तरह पब्लिक होते या उनकी प्रोसीडिंग्स भी आवाम को देखने को मिलती, तो इट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग for both of us. हमारा ये पहला तजर्बा था actually, and for many of you for as well. For almost everybody except a few जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं या उनका ताल्लुक है वो क्लब बरादरी से. So उसके अलावा तमाम लोगों के लिए एक नया तजर्बा था, but it was quite interesting. उस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, ये भी एक मूवी सीन लगना और जिसने भारत के पेट में जिसकी वजह से मरोड़ उठ रहे हैं. हाँ, उठने चाहिए, उठ रहे भी हैं बिल्कुल, क्योंकि मामला जो है ना ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है. आपको बता देते हैं कि किस बात की हम बात कर रहे हैं. और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है. कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है. ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं. भारत और कनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है. और उन्होंने कहा है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है. ये बहुत बड़ा मामला है, इसको छोटा ना समझा जाए, क्योंकि एक तो ये भी वाज़ेह रहे कि भारत के बाहर अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन है तो वो कनाडा है. और ऐसा ही नहीं है बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड. और जून का ये वाकया है और सितंबर में जाके अगर ये मामला इस तरह से पब्लिक किया जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सारी कोशिशें होंगी भारत की तरफ से भी कि ये मामला ना उठे या ये दबाया जा सके. फिर G20 समिट जो हुई उसमें भी बड़ी इंटेंस मीटिंग कहा जा रहा है कि हुई है कैनेडियन और भारतीय ऑफिशियल्स की एट द हाईएस्ट लेवल. और अब ये मामला, अब रादर ये पंडोरास बॉक्स जो है ना ये खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर भी अपने घर में, चूंकि उनकी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी है जो कैनेडियन नेशनल है, कनाडा में आबाद है, उसका भी बहुत दबाव था. अब ये भी आपको बताना ज़रूरी है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म के साथ ये मामला उठाया गया था, इसकी भी तस्दीक की गई है. कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलिनी जोली ने कहा कि भारतीय सफारतकार को भी बेदखल कर दिया गया है और ये इंटेलिजेंस कोई ओहदेदार बताए जा रहे हैं, रॉ के आला ओहदेदार बताए जा रहे हैं जिनको बेदखल करने की तस्दीक की गई है. सिख मेक्स यू वंडर कि वो उधर कर क्या रहे थे वैसे? हाँ, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपंत सिंह का कहना है कि भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई है. खालिस्तान के बेसिकली हामी रहनुमा थे. अच्छा, जस्टिन ट्रूडो का कहना क्या था? मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हम सुन लें. उन्होंने कहा कि किसी और हुकूमत की एक कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस होने की बात, और वो भी उसी की सरजमीन पर, ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अच्छा, सिख कम्युनिटी ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे, ना सिर्फ कनाडा में, लंदन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां दे आर बिग इन नंबर. अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये मामला कनाडा ने तो चले उठाया ही, लेकिन दुनिया के जो असर रखने वाले ममालिक हैं उनके साथ भी टेकअप किया जा रहा है. एक सीनियर ऑफिशियल ने एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि कनाडा ने अपने जो एलाइज हैं, जिसमें यूके है, उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी डायरेक्टली ये मामला उठाया है. और इस सिलसिले में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एलिगेशंस रेफरेंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, और इसको हम गौर से देख रहे हैं और देखना चाहिए भी. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है बदर मुनीर जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टोरंटो से. बदर, ये बताइएगा, इसकी डिटेल बताएं, कितनी देर से तहकीकात हो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने पार्लियामेंट में दी है. बड़ा हाई प्रोफाइल ये केस है. 18 जून को सरे जो ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है वहां पर हरदीप सिंह निज्जर
का कत्ल हुआ था। ये जो गुरुद्वारा था वहां पे, ये उसके प्रेसिडेंट थे, उस पार्किंग में आए, इनको गोलियां मारी गई, वहीं पे इनका मर्डर हुआ। और ये खालिस्तान, आजाद खालिस्तान की जो मूवमेंट है, ये उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। यहाँ ये मैं बताता चलूं कि G20 में जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, तो यहाँ पर ये खबर रिलीज हो गई थी कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन हैं, ट्रेड रिलेशन, वो रोक दिए गए हैं। जब वो वापस आए जस्टिन ट्रूडो वहां से, तो एक ट्रेड मिशन जा रहा था अगले महीने कनाडा से इंडिया, उसको भी रोक दिया गया। तो एक महसूस हो रहा था कि कुछ होने जा रहा है। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो कशीदा तर होते जा रहे थे। और आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ी गुस्से वाली बॉडी लैंग्वेज के साथ जो कहा, और ये पहली बार था तारीख में। पहले तो कहा जाता था कि जी पाकिस्तान ऐसे इल्जामात लगाता है चूंकि आपस में अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन एक महज़िब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खड़े होकर ये इल्जाम लगा रहा था कि इंडिया इस निज्जर के कत्ल में मुलव्विस है, उसके एजेंट मुलव्विस हैं। और उससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड है पियर पॉलिएव, जो अपोजिशन लीडर है, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह, उनके साथ मीटिंग की। और फिर जैसा आपने कह दिया कि आलमी रहनुमाओं को भी आगाह किया गया। जो बाइडन जी, पूरी दुनिया में इस बारे में कनाडा ये बात बता रहा है और ये मामला उठा रहा है। बदर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि ज़ाहिर है इतने अरसे 2-3-2.5 महीने ये इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, मामला अब पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस तरह ट्रूडो ने उठाया है, तो क्या इंडिया की तरफ से कोई दबाव था इससे पहले कि मामला ना पब्लिक किया जाए, या इसको हम अपने ताईं बगैर पब्लिक बल्कि अटेंशन के सॉल्व कर लें? हम इस पे आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है। अली साहब, चलिए, जब हम कहते थे तो दुनिया का एक ये आर्गूमेंट होता था कि एक पुरानी दुश्मनी है, एनिमोसिटी है, इसलिए ये कह भी रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अब तो कनाडा की तरफ से ये लिटरली ये कह देना कि एक भारतीय अहलकार का हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी के कत्ल में मुलव्विस होना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर कनाडा अब ये मामला दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ भी अपने एलाइज के साथ उठा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम अब आलमी मसला बनता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये बात अनाउंस करने से पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी एतमाद में लिया है, और उसके बाद उन्होंने ये पार्लियामेंट में ये बात की है। दूसरी बात जो है वो ये कि अभी जो G20 का इजलास भारत में मुनक्किद हुआ था, उसके जरिए से उसने जो आलमी साख बनाने की कोशिश की थी, उसकी असलियत भी आज पूरी आलमी बरादरी के सामने चाक हो चुकी है। तीसरा पहलू जो सबसे दिलचस्प है, जो मैं आपके वसातत से शेयर करता चलूं, वो इंटेलिजेंस का है कि आपने जिस तरह बताया कि उनके जो एक्चुअली इंटेलिजेंस के सरबराह थे रॉ के कनाडा में, उनको मुल्क बदर भी कर दिया गया है। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं क्विकली आपको बताता चलूं कि चंद दिन कबल कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ ने इन तमाम सबूतों के साथ भारत का दौरा किया था, और रॉ के चीफ और भारतीय हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिया था, और उनको वो तमाम सबूत पेश किए थे इस वजीर आजम के ऐलान से पहले, जिसके बेसिस पे वो उनको यकीन है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज इस सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस हैं। और उनको बताया था कि ये आप हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि अगर जो हकायक हमारे सामने आए तो फिर हमारे ताल्लुकात पे इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरह आपके नुमाइंदे अभी बता रहे थे, मैं बताता चलूं, क्योंकि तकरीबन 7,70,000 सिख आबाद हैं कनाडा में, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो खालिस्तान की हामी है। तो ये पहला वाकया नहीं है कि उनको कत्ल किया गया है, बल्कि जो उनके वकील हैं जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनको पहले भी धमकियां मिलती रही हैं, और खुद कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी
एजेंसीज ने उनको वार्न किया था कि आप अपनी सलामती के हवाले से होशियार रहें, क्योंकि भारत आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि इनके हवाले से भारत ने एक इनाम भी अनाउंस किया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि तमाम सबूत मौजूद हैं, और जो कैनेडियन वजीर आजम ने जो भी अनाउंसमेंट की है उसका पूरा एक बैकग्राउंड है। और मैं समझता हूं अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है उसमें मैं समझता हूं हमारे वजीर आजम इस मामले को उठाएंगे, और आलमी बरादरी जिसमें कनाडा, जिसमें फ्रांस, जिसमें बरतानिया और अमेरिका भी शामिल हैं, वो भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे कि आलमी बरादरी के लिए अब भारत की हिंदुत्वा पॉलिसी और माइनॉरिटीज की तरफ हेट्रेड जो है वो एक आलमी अमन का मसला बन रहा है। अब वो सिर्फ अपने मुल्क में सिखों, मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ ये ज्यादती नहीं कर रहा, बल्कि आलमी शहरियों को कत्ल कर रहा है। और जाहिर है कि कनाडा में जो इतनी बड़ी सिख आबादी रहती है, इसी तरह बरतानिया में कितनी बड़ी सिख आबादी रहती है, खालिस्तान के सिलसिले में रेफरेंडम भी होते रहते हैं, हर साल ही होते हैं। बदर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत ने क्या इत्तलात हैं आपके पास, या इससे पहले कब से अखबारात में रिपोर्ट हो रहा था? ज़ाहिर मोहम्मद अली साहब भी बता रहे हैं कि पहले कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ गए थे भारत तमाम सबूत लेकर। भारत ने कितनी कोशिश की थी आलमी रहनुमाओं की तरफ से या ताकतों की तरफ से? कोई दबाव था कनाडा पे? इतना बड़ा मुल्क है, ट्रेड रिलेशंस भी होते हैं, अदर दीगर मामलात भी होते हैं, कि मामला ना इस तरह से पब्लिक किया जाए। इंडिया ने कई बार रिटर्न कनाडा की हुकूमत को लिखा था कि यहाँ पे जो खालिस्तान के हक में रेफरेंडम होते हैं उनको बंद करवाया जाए। उसके बाद उन्होंने अपने इंडिया के अंदर भी 2-3 बार सफारतकार जो कैनेडियन थे उनको बुलाकर तंबीह की गई थी कि जी आप लोग जो आज़ाद खालिस्तान है उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हुकूमती सतह पर। लेकिन 2 यहाँ पे रेफरेंडम जो है जिसमें लाखों सिख कम्युनिटी शामिल हुई थी, इसके बावजूद कि इंडिया ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि ये रेफरेंडम रुक जाएं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने वाजे कर दिया था कि वो आज़ादी इजहार के हक में है और किसी ऐसी तहरीक को रोक नहीं सकते जो पुरअमन तौर पर जारी हो। अच्छा, दूसरा ये मैं बताता चलूं कि वफाकी जो वजीर खारजा है यहाँ की मेलानी जोली, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से राब्ता कायम कर लिया है, और जो उनके हम मनसब हैं G7 कंट्रीज के यूनाइटेड नेशंस में, उनको पूरी तफसील बताया है। और ये भी कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है, चूंकि यहाँ की जो फेडरल पुलिस है RCMP, वो इंटेलिजेंस अदारों के तामन से बहुत आला तफ्तीश कर रही है, बहुत सही बुनियादों पर तफ्तीश कर रही है। तो वजीर खारजा ने यूनाइटेड नेशन में अपने हम मनसब नुमाइंदे को बताया है कि अगर ये साबित हो जाता है और ये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो ये कनाडा की सॉवरेंटी पे, कनाडा की खुद मुख्तारी पे डायरेक्ट अटैक होगा। जी, वो तो क्लियर कर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा। किसी को गिरफ्तार भी क्या किया गया? जो 2 मास्क्ड मैन थे जिन्होंने अपने मुंह ढापा हुआ था, जिन्होंने इन्हें गुरुद्वारे के बाहर टारगेट किया, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई थी उसके बाद? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां हैं, और इनके पास जो इंटेलिजेंस और RCMP और थ्रू जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में जो उन्होंने अपोजिशन लीडर को और दूसरी पार्टीज के हेड को जो शवाहद दिए हैं, उसके मुताबिक जो बयान है जस्टिन ट्रूडो का, और हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर वो कह रहे हैं कि इंडिया इसमें मुलव्विस है, इंडिया के एजेंट मुलव्विस हैं। और ऑटवा में एक कम्युनिटी अफेयर्स के इंचार्ज के तौर पर कनाडा के अंदर रॉ का जो सरबराह है पवन कुमार राय, वो मौजूद है। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारे शवाहिद हैं जिनसे अभी इंडिया इनकार नहीं कर पा रहा। और यहाँ के मीडिया ने ऑटवा में इंडियन एम्बेसी से बार बार राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा, अगर सिर्फ हम अपने रीजन में देखें तो पाकिस्तान में ही देख रहे हैं, कुलभूषण यादव का जो केस था, नेपाल में काफ़ी केसेस निकले हैं। रीजनली देखा जाए तो इंडिया काफ़ी चुप करा देता है, और जो भी उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट हो हमारे मुल्कों में, लेकिन अब तो बात इंटरनेशनल हो गई है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा की तरफ से, ट्रूडो की तरफ से ये कहना, साथ ही बाइडन को उन्होंने इन्फॉर्म किया, साथ ही UK गवर्नमेंट को, फ्रांस को,
आप देख रहे हैं कि इसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, कोई प्रेशर पड़ेगा इंडिया पे कि या तो रुकना पड़ेगा उसको या फिर दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? क्योंकि अब तो ये दुनिया कह रही है अब तो एक्सपोज हो गई कि ना ये रियासती दहशतगर्दी है, जिसमें हम तो पहले कहते थे कि भारत मुलव्विस है, अब दुनिया भी कह रही है। इसका इम्पैक्ट इनिशियली तो ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे हो चुका है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि व्हाइट हाउस में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो क्रिटिकल है और दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये एक बहुत अहम बयान है व्हाइट हाउस की तरफ से आफ्टर के जब सदर बाइडेन की बात हुई है जस्टिन ट्रूडो से, और फिर फ्रांस और बरतानिया की लीडरशिप को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है। और देखिए, मैंने जैसे आपको बैकग्राउंड दिया कि इससे पहले कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ इन तमाम सबूतों के साथ भारत जाके उनको कन्फ्रंट कर चुके थे, उसके बाद ये बयान दिया गया है। इसका सबूत ये है कि उन्होंने उस तरह ताउन नहीं किया जिस तरह के गुड फेथ में कैनेडियन रियासत और हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब आलमी बरादरी और आलमी लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और भारत के एक इंतहाई डेंजरस और गैर जिम्मेदाराना बैन अल-अक़वामी रवैये के हवाले से दुनिया को आगाह किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक यूजफुल डेवलपमेंट इस वजह से है कि जो भारत की हकीकत है, जो उसकी इंतहा पसंदाना सोच अक़लियतों के हवाले से मुल्क के अंदर थी या कश्मीर में थी, वो अब उसकी एक आलमी पॉलिसी बन चुकी है। और वक्त गुजरने के साथ बतदरीज आलमी ताकतें भी इसका इदराक कर रही हैं कि भारत का वैल्यू सिस्टम जो है, जो उसकी सोच है, वो आलमी बरादरी और आलमी अमन के लिए एक बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा है। और मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के फिर थोड़ा सा हम ये एलिमेंट भी बीच में डाल लें कि अभी G20 समिट जो इंडिया में हुआ है, जिसका इंडिया ने काफ़ी ढोल बजाया है कि बहुत ही सक्सेसफुल था, दुनिया के लीडर्स आए हुए थे, जिसमें ट्रूडो भी थे, तो और ट्रूडो प्राइमरीली यही मामला लेकर गए थे। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो अटेंडेंस जो थी, वो अपेरेंटली इंडिया का ये कहना कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम ही हैं, इंडिया को ये कह रहे थे, तो एक्सपोज नहीं हुए बहुत बुरी तरह, और फिर इन सारे फॉरेन डिग्निटरीज का वहां पहुंच जाना, उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना, जबकि रियलिटी तो अभी हमारे सामने आ गई है। ऐसे ही है। देखें, ये जो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट की है, ये आखिरी लेवल था, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने आलमी बरादरी और अपनी अपोजिशन और अपने ऐवान नुमाइंदगान को पॉलिसी के लेवल पे कॉन्फिडेंस में लिया है। इससे पहले 3 स्टेजेस वो तय कर चुके थे। एक तो उन्होंने डोमेस्टिकली उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया था भारतीय इन्वॉल्वमेंट को, बल्कि ये जो सिख रहनुमा जिनको हलाक किया गया है, इनको वार्न भी किया था कि आपको भारतीय इंटेलिजेंस से खतरा है। तो इसका मतलब है उनके पास सबूत मौजूद थे। नंबर 2, फिर उन सबूतों को लेके उनका कनाडा का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ खुद भारत दौरे पे गया और उनकी लीडरशिप और इंटेलिजेंस चीफ को कन्फ्रंट किया कि ये हमारे पास सबूत है, आप ताउन करें। और फिर भी जब उन्होंने ताउन नहीं किया, तो मैं समझता हूँ ये आखिरी लेवल है कि उन्होंने सदर बाइडेन को और फ्रांस के सदर को और बरतानिया के वजीर आजम को भी कॉन्फिडेंस में लिया और उनको भी आगाह किया कि भारत की कोई विलिंगनेस नहीं है कोऑपरेट करने की। तो अब इनको ये जो घी है ये सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। अब भारत के बारे में हमें अपनी पॉलिसी और सोच को रिव्यू करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और व्हाइट हाउस के तो तर्जुमान का हमने बयान देख लिया, वो भी आ गया था कि भाई इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं और जो परपेट्रेटर्स हैं इनको इंसाफ के कटहरे में लाजमी लाना होगा। साथ ही दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल, दिस इज ह्यूज कि अगर कैनेडियन वजीर आजम हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर ये खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें क्रेडिबल लिंक मिल गया है बिटवीन हिज डेथ एंड द इंडियन स्टेट की बात हो रही है। जब हम रियासती दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, तो एग्जैक्ट वर्ड इंडियन स्टेट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। ये रियासत की बात हो रही है, इन्वॉल्वमेंट एट अ स्टेट लेवल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान भी सामने आया। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर व्हाइट हाउस को गहरी तशवीश है, ये तर्जुमान का ये कहना है। अमेरिका कैनेडियन हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, ये भी तर्जुमान का कहना है। यानी बेसिकली ये बात जो है ये यहाँ रुक नहीं रही, ये बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड इम्पॉर्टेंटली एक दफ़ा दोबारा हमने सुनवाए तो हैं, लेकिन अगर हम आपको दोबारा रिपीट कर दें जो एक्चुअली ट्रूडो ने कहा है कि एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन ऑन कैनेडियन सॉइल इज एन अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। सो हमारी कौमी सलामती पर हमला है, अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। सो ये हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज जिसको अब दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन थोड़ा सा कर रही थी क्योंकि इंडिया में आपको पता है ना बहुत वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, वो अपने आप को बहुत रीजनल तो नहीं ग्लोबल प्रेजेंट करते हैं कि तो जिसमें G20 वाला एक एग्जांपल ले लें, अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। उसके बाद आपको पता है ना कि अयोध्या मस्जिद जहाँ थी वहाँ एक राम मंदिर जो कि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि वहाँ बन सकता है, तो उसकी भी ओपनिंग होनी है जनवरी 2024 में, जो कि कहा भी ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरएसएस के लिए, इंडिया के लिए, और ख़ास तौर पे अगला साल इंडिया में भी इलेक्शंस का है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बूस्ट फॉर मोदी एज वेल। मोदी और उनकी पार्टी और उनकी पॉलिसियों को आपको पता है ना, जो हिंदुत्व की उनकी पॉलिसियां हैं कि बस हम ही हम हैं, इस मुल्क पर सिर्फ हमारा हक है, इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों को हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो यहाँ पर आराम से जिंदगी बसर कर सके। यही वजह है। एक फेस ग्लोबलाइजेशन का भी दिया हुआ है, तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बात है जो कि अगर कोई ऑब्वियसली जो सामने व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान तो सामने आया ही है, लेकिन यूके को भी बहुत कंसर्न होना चाहिए क्योंकि एक बहुत कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिख आबादी यूके में भी बरस से मकीम है जो कि ब्रिटिश सिटीजन्स है। सो कनाडा में, एंड कनाडा भारतीय पंजाब के बाद सबसे बड़ी आबादी रखता है सिख बिरादरी की। सो वहाँ पर इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, आवाज़ भी उठ रही है, उनकी इकॉनमी में, उनकी स्टेट में बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिख कम्युनिटी की। सो इसलिए एक लोकल प्रेशर भी है जो कैनेडियन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इतने डबल स्टैंडर्ड्स ये इंडिया, ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो सामने नजर ही आ रही हैं कि अब्दुल्ला वो एक मुहावरा भी है ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे फिट होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज अभी 10 दिन नहीं गुजरे उस G20 को, द वे दे वर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स, और अब सारी असलियत जो है जो यही होता है कि भाई हम ऊपर से तो हमारी जो शोशा है ना वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन असल में हम आपकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये किस सतह पे फैसला हुआ होगा कि हम एक कैनेडियन सिटीजन को कनाडा में जाकर कत्ल कर देंगे। अच्छा, इन अ सेंस ये भी अच्छी बात है कि ट्रूडो ने ये आके पार्लियामेंट फ्लोर पे ये कहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब कुलभूषण यादव के केस में और भी रीजनल जो इश्यूज हुए हैं उसमें हम बोलते रहते हैं, तो उस तरह इंटरनेशनल टेंशन नहीं होती जो कि अब डेफिनेटली हाँ। और जब हम कहते हैं कि भाई ये कुलभूषण यादव हों या आपके दीगर मामलात हों, जो आपके अपने सरकारी अहलकार हैं, अफसरान हैं, जो हमारी यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस हैं और दीगर मामलात इनके जुड़े हुए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के हालात कशीदा करने में भारतीय हाथ हो, पाकिस्तान में बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। सो अब दुनिया को भी नज़र आया है कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत रियासती सतह पर पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करता है, दहशतगर्दी करता है, तो अब दीगर ममालिक तक भी ये मामला पहुंच गया है। मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह का हम जिक्र करते रहते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली जिस बेचारे का वॉलेट चला जाए, मोबाइल चला जाए, वो कितना अजियत में इंसान जा सकता है, बिकॉज सारी चीज़ें तो आजकल हमारे फ़ोन में होती हैं या वॉलेट में सारे कार्ड्स होते हैं। तो कराची के इलाका है मलीर सिटी, वहाँ कुछ अजीब सी उल्टा ही पड़ गई बात, जहाँ एक डाकू ने मैं क्या कहूँगी, एक बेचारा बंदा खड़ा था, उसका फोन ले लिया। डाकू भाई जो थे ना वो अच्छे साबित हुए, डाकू भाई थे और वो अच्छे साबित हुए और उन्हें रहम आ गया, रहम दिल इंसान रहम क्या आ गया, वो बंदा रोना शुरू हो गया, उसने काफी रौला डाला, और जब उसने रोना शुरू किया तो डाकू उसका फोन उसको वापस दे गया। हाँ, पता नहीं जमीन पे फेंकने से फोन बचा होगा कि नहीं बचा होगा। नहीं, बच गया होगा, बच ही गया होगा। उसने अपनी तरफ से तो डाकू ने अपना दिल साफ कर लिया ना कि भाई ये लो तुम्हारा, मेरा जिम्मा तोश पोश। तो बट ये बड़ी रेयर किस्म की चीजें होती हैं, और इसकी फुटेज भी है तो देख लें। अच्छा, या फिर डाकू को ये भी हुआ हो कि यार ये मोबाइल तो नहीं है वर्थ इट के हम, और डाकू शायद अभी अनाड़ी हो उसकी पहली डकैती हो, तो कुछ भी हो सकता है, मे बी थॉट के नहीं, उसका दिल जरा मोम हो गया हो हाँ। इस बात पे, या उसके घर वालों ने उसकी किसी पॉइंट पे अच्छी तरबियत की हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डाकू इस वक्त हमें देख रहा है तो कहे नहीं अब मैं इनको करके दिखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर नॉट बोलिंग यू, अच्छी बात है। वालिदैन की तरबियत कहीं ना कहीं आपको याद आ गई और आपने फिर ये काम
मुकम्मल नहीं किया और वहीं पे तौबा करके आप वापस पलट लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई अब्दुल्ला कि वो शहरी को वो डायरेक्टिव नहीं मिली थी वजीर दाखिला की कि छुपा के रखो अंदर इधर वो फोन कॉल आई हुई थी ना, तो वो फोन पे था, वो फोन पे बुरी था। बात हो गई ना फिर तो, कहीं अंदर इधर उधर छुपा लेते इधर उधर तो फिर तो ऐसी चीज़ें ना होती। बट एनीवे जोक्स असाइड, तो ये फुटेज सामने आई थी। रेयर होती है ना ऐसी चीज़ें, वरना तो डाकू आते हैं और सब कुछ लूट के चले जाते हैं। ये वापस दे रहा हूँ उसका फ़ोन। वी थॉट के हम इस पे ज़रा आपसे बात कर लें। यस दैट्स अबाउट इट। इस कहानी में और कोई कहानी नहीं है, आगे चले। अच्छा जी। जस्ट वांटेड टू शो यू दैट। अब ज़रा सीरियस बातों पे इसलिए आ जाते हैं बिकॉज आपको पता ही है कि पेट्रोल मजीद मैं कहूँगी जब से ऊपर हुआ, इतना दफ़ा ऊपर हो चुका है प्राइस के। हम हर बार ये एक हाल सुना रहे होते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि हाल हो गया है। मियां साहब कह रहे हैं कि पीडीएम ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अगर हो जाता तो पेट्रोल 1000 रुपये फी लीटर होता। सो अभी भी गनीमत चाह रहे प्लीज़। सर हुआ क्या है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जो कि कोई अथॉरिटी तो है ही नहीं जाहिर है। और ये कभी पेट्रोल की कीमत कम होगी तो ये कभी किराया कम नहीं करेंगे। भाई आप एहतजाज या प्रोटेस्ट भी करें तो कहाँ जाके करें? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। होश उड़ गए लिटरली लोगों के। गरीब शहरियों के लिए बस का सफ़र भी अब मुश्किल तरीन हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 15 से 20% तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इंटरसिटी बस किरायों में 50 से 100 रुपये, जबकि लोकल बसों ने स्टॉप टू स्टॉप 10 से 20 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। रिक्शा और टैक्सी भी मनमाने किराए वसूल कर रही है। वो तो आपको पता है ना कि वहाँ तो भी मीटर लगे नहीं होते रिक्शों वगैरह में, और ज़्यादातर टैक्सियों में भी नहीं लगे होते, तो दे कैन आस्क फॉर एब्सोल्युटली एनीथिंग। एब्सोल्युटली। महंगाई जाहिर है रुक नहीं रही है। अब क्या इसमें किया जाए? कम से कम हुकूमत ये यकीनी बनाने की कोशिश कर ले कि भाई ठीक है कॉस्ट बढ़ रही है, किरायों में इजाफा हो, लेकिन एक यूनिफाइड इजाफा हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई रोक टोक हो। पेट्रोल डीजल की कीमतों के तनासुब से तो हो। ऐसा तो नहीं है कि बस अगर 5 रुपये बढ़ाए 10 रुपये बढ़ाए तो हम फी किलोमीटर इतने ज़्यादा पैसे बढ़ा लेंगे। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है ये चेक एंड बैलेंस पहले भी नहीं था, तो अब क्यों हम वैसे हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन चलिए, हम पहले भी रोना रोते थे, अब भी रोएंगे। हम चलेंगे सबसे पहले गुजरांवाला। अच्छा, गुजरांवाला सबसे पहले जाएंगे। राना अंसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू राना, हालात बताएं। आज हम इस वक्त गुजरांवाला के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। पेट्रोल और डीजल की जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्टर्स ने कई गुना किराए बढ़ा दिए हैं। बल्कि जो मुसाफिर हैं वो ये कह रहे हैं कि कई गुना किराए नहीं बढ़ाए। ये कहना बेहतर होगा कि तमाम जो बस ड्राइवर्स हैं या छोटी गाड़ियाँ हैं वो अपनी मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले जब हम गए थे 250 था, अब हम जा रहे हैं तो 330 है, यानी 350 भी ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा बढ़ती है और किराए 4 मरतबा बढ़ती है। इसने असल इशू बनाया हुआ है। ये तो मुसाफिर कह रहे हैं कि एक बार पेट्रोल की कीमत बढ़े तो कई बार ये किराए बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के साथ हम किराया नहीं बढ़ाते, ये इसके साथ 4-5 चीज़ें जो हैं वो भी गुना जो है किराए बढ़ जाते हैं। डिक्सी हो गई, मोबाइल हो गया गाड़ी का। आपने बात सुनी मुसाफिरों की भी, और ये जो ड्राइवर्स हैं इनकी एक अपनी मंतक है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर किराया कोई भी है तो वो यहाँ मुकर्रर होना चाहिए, रेट जो है वो तय होने चाहिए, और चेकिंग का निज़ाम भी होना चाहिए, जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जी बात तो वही होगी ना, ये मनमानी इजाफे ही होंगे। कोई सीन ही नहीं है चेकिंग के निज़ाम का। अब आप बता दें कहाँ जाना है? डीआई खान जा रहे हैं। सईदुल्लाह मरवत। सईदुल्लाह भाई, इस वक्त हम डेरा कैंट बोर्ड के अड्डे पे मौजूद हैं। यहाँ से डेरा इस्माइल खान से चारों अतराफ सुबह बलूचिस्तान क्वेटा तक बसें जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, और सफ़र का जो सिलसिला है यहाँ से पेशावर, शहर इक़्तिदार, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये हमें बताई गई है कि वो सवारियाँ जो कि हर माह सफ़र करते थे अब वो 6 माह 8 माह बाद सफ़र करते हैं। और ख़ुसूसन एक जिक्र किया गया कि अगर किसी की बीमार पुरसी के लिए जाते थे लोग तो उन्होंने बीमार पुरसी के लिए सफ़र करना ही बंद कर दिया है। अब एक बंदा डी खान से पिंडी जाता तो 1900 किराया है, और 1900 आने का डॉक्टर चेकअप के लिए लोगों ने छोड़ दिया इधर। और एक ये तेल महंगा हुआ है, उसके अलावा और चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई है। बंदा अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता तो सफ़र किधर से करेगा? हर गाड़ी जो कि इस्लामाबाद की है, पिंडी की है, लाहौर की है, वो हर टूर में, हर रूट पे
डेली के हिसाब से वो 18 से 20,000 से 25,000 तक नुकसान कर रही है। इस सूरत हाल में जब हम पूछते हैं अड्डा के लोगों से तो उनका ये कहना है कि हमारी सूरत हाल मुसाफिरों से ज़्यादा बुरी है। जी, हम पे तो बहुत ज़्यादा असर हो गया अभी जब से डीजल और पेट्रोल बढ़ा है। हम तो यहाँ पे किराया भी अगर सवारी को बोलते हैं तो वो जो है ना किराए पे भी बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे करके चली जाती हैं सवारियाँ। तो यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दोनों रो रहे हैं, मुसाफिर अलग से रो रहे हैं और बस मालकान और उनके जो अमला है वो अलग से रो रहा है। सूरत हाल ये है कि अबतर है, माशी बदहाली जो है वो दोनों अतराफ में, दोनों तरफ बराबर जो है वो महसूस की जा रही है। एक अफरा तफरी का आलम है लिटरली। दुकानदार हों, कारोबार करने वाले हों, ट्रांसपोर्टर हों, वो अपना रोना रोते हैं आपके सामने। आप पहले ही हालात से परेशान होते हैं। मतलब ये जो ज़माना है ना, या ये जो हालात हैं, इससे पहले लोगों ने नहीं क्योंकि इफ वी स्टार्ट ब्लेमिंग जी टैक्सी और ये रिक्शा एंड ऑल दैट, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेना स्टार्ट हो गए एकदम, उनके कौन से बड़े हालात अच्छे हैं? मतलब जो रिक्शा चला रहा है उसने किराए पे रिक्शा लिया हुआ है, मोस्टली उसका अपना नहीं होता। उसने रोज़ का अपना खर्चा भी निकालना है, किराया भी देना है, वो फिर भी गरीब ही है। तो इंसान क्या बात करे या किससे शिकवा करे। खैर, अभी हम जाएंगे हब और वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम कंबो, हमें सूरत हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में और मुल्क भर की तरह जो है वो हब में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रांसपोर्टर से पूछते हैं कि आया पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे के बाद जो है वो इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई अभी तो डीजल 340 रुपए में मिल रहा है, पहली मरतबा तो ये अब में मिल रहा ही नहीं है। इसी वजह से हमारे कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया है। कोई बंदा हमारे पास टिकट कटवाने के लिए भी नहीं आता है। हम वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं, खुदारा डीजल की कीमत थोड़ी कम करो, आवाम को रिलीफ दो, आवाम तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये पेट्रोल जो है वो आगे से अगर उन्हें कम मिलेगा तो वो मुसाफिरों को भी रिलीफ देने में कारगर साबित होगी। जी जज्बाती हुए थे। हाँ, नहीं ऑब्वियसली ये ऐसा ही है जब जेब में ढेला ना हो और अच्छा, पता है क्या, चली जा रही हो। आप मुझे बताइए कि कभी आपको याद है कि फूल झाड़ू जो होती है वो कितने की होती, वो कितने की होती थी? 100, 150, 300 रुपए की खरीदी है। हाँ, तो यस, मतलब इस तरह तो आप घर की कोई भी, क्योंकि हम तो ग्रोसरी करते हैं ना, ज़्यादातर ख़वातीन ही करती हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डबल। और ये बाहर की चीज़ें इंपोर्टेड वो तो खैर भूल ही जाएं कि वो होना है। हम लोकल चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि डबल हो चुकी हैं, क्योंकि वो उनके पास भी एक आंटी बेच रही होती हैं, उनके पास भी एक आर्गुमेंट था कि भाई ये जो तिनके आते हैं ये भी महंगे हो गए हैं, झाड़ू वाले तिनके। So everything seems to be out of reach and out of range now. क्योंकि रोनाल्डो पहुंच गए किधर? ईरान पहुंच गए। क्या पुरतपाक जिसे कहते हैं ना, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। काफी अच्छा एंथुसियास्टिक था, एंथुसियास्टिक और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। आपको पता है कि वहाँ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है और ही वेंट देयर विद हिज टीम, सऊदी टीम अल नसर, और लोग भाग रहे थे उस बस के पीछे जिसमें रोनाल्डो थे। मतलब ऑब्वियसली अब एक तो रोनाल्डो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर हैं, तो आप ये भी सोचिए कि ईरान में खेलने के लिए एक सऊदी टीम पहुंची है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है। एंड उसमें रोनाल्डो भी है। एंड उसमें रोनाल्डो भी तो है। ये बहुत ही बिग डील हो गई है। टीम के दीगर खिलाड़ियों के साथ ये तेहरान पहुंचे, जहां ईरानी हुक्काम और फैंस की जानिब से भाई मैं कहता हूँ कमाल हो गया, दीवाने से हो गए लोग इनको देख के। अल नसर के इस्तकबाल के लिए क्लब के ओहदेदारान, ईरान में सऊदी अरब के सिफारतकार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 19 सितंबर को एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैंपियंस लीग में अल नसर का मुकाबला ईरानी क्लब से होगा आज बेसिकली। हाँ हाँ, और इसकी मेज़बानी तेहरान का आज़ादी स्टेडियम करेगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में क्या हश्र होगा और क्या कमाल होगा। मतलब जो लोग बस के पीछे भाग रहे हैं, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन शौक और फैंस तो फिर आपको पता है ना कि पीछे पड़ ही जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये रोनाल्डो की बड़ी अच्छी लगी, डिस्पाइट द $1 बिलियन पैकेज वॉट एवर ही हैज़ विद अल नसर क्लब, ही इज सो सिंसियर टू द क्लब। मतलब वो हर जगह जाते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज लिविंग इन सऊदी। No, he doesn't have to. Even a lot of them, when they make a commitment, if it doesn't suit them, they pull out.
था। तो लिहाजा इट मस्ट बी सूटिंग देम, ऑफ कोर्स सूटिंग हिम। वो हर चीज तो उन्होंने बदल दी है ताकि ये सऊदी में रह सके। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो आज होगा मैच, लेट्स सी कि उसका क्या नतीजा निकलता है। ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, एक हमारे पास अपडेट है और जियो सुपर पर आप ये मैचेस देख सकते हैं। ज़रा बैक टू क्रिकेट होंगे। अमरीकी टीम का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला सामने आया है और ये ग्लोबल कप हो रहा है 40 प्लस वाला, ठीक है, 40 से ज़्यादा 10 ओवर वाला है ना। हाँ? T10 है। नहीं T10 नहीं है ये। अच्छा, और ये ओवर एज मतलब ओवर 40 वाला है। ओवर 40 वाला मैच्योर क्रिकेटर्स हैं इसमें सारे। ठीक है, सो इवेंट में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं, तो उसमें एक अमरीकी टीम भी शामिल है। होमा है उसमें। जी बिल्कुल, इस पे हमने बात भी की थी काफी लंबी चौड़ी। और पाकिस्तान टीम की क़यादत जो है वो कर रहे हैं मिसबाह-उल हक। अच्छा, इंडिया की टीम कोई नहीं है इसमें बाय द वे, आपको पता है ना, क्योंकि वहाँ लगता है कि ओवर 40 कोई नहीं है, तो लिहाजा कोई टीम ही नहीं बनाई। या पता नहीं बीसीसीआई ने उनको भी इजाजत ना दी हो। हाँ, नहीं भेजा ना उनको, नहीं भेजा, वो कहीं नहीं भेजते अपने खिलाड़ियों को। और ये कौन है? चले, we'll keep you posted on that, or maybe we won't, because और इतनी चीजें हो रही होती हैं, ये हो रहा है और आप इसको जियो सुपर would keep you posted on this। अच्छा जी, थोड़ी देर, काफी देर हो गई है, हमने मुल्क की सियासत के बारे में कोई बात नहीं की। तो कर लेते हैं ना, वही तो मैं स्टार्ट कर रही थी। और आपको बताना भी है कि मुल्क में आम इंतखाबात की कोई हतमी तारीख ऑब्वियसली अभी तक नहीं आई। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब होने और तो उम्मीद है फरवरी की मोस्ट लाइकली। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। और सो दिस मंथ ओनली, एंड ऑफ दिस मंथ, जिसके बाद अगला मरहला ऑब्वियसली शुरू होगा। और साथ ही आपको बता दें कि उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्लीम किया है कि उनकी जमात को कोई दीवार से नहीं लगा रहा। पहले लगा रहा था क्या? हमारा टेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि शेड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा तो फिर आप मुझसे पूछे कि कौन सा मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का और 30 इजलास हुआ और हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। लेकिन पीपल्स पार्टी की शिकायत वही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इसी नुक्ते पर बिलावल भुट्टो ने भरपूर सियासी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है, जिसमें बराह रास्त निशाना मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन मोड में दाखिल हो रही। काफ़ी देर से मुस्लिम लीग नून से दाखिल होने की कोशिश कर रही है इलेक्शन मोड में। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को कायद नून लीग भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। हो चुके हैं क्या मतलब फाइनली पैदल आ रहे हैं। What does that mean? मतलब मेरी बात सुनिए, they have been saying that they are ready for elections। हाँ, मतलब अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अगले महीने, एक हफ्ता। फाइनली इनके जो कायद हैं उनकी वापसी की डेट भी आ गई और छोटे भाई भी अब वापस आ रहे हैं। नून लीग इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है। कल इसी सिलसिले में इजलास हुआ जिसमें मरीम नवाज़, हमजा शहबाज समेत पंजाब की दीगर लीगी क़यादत ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने इजलास में बज़रिया लिंक खिताब किया और उनकी वापसी के बाद का सियासी मंजरनामा अभी से वाज़ेह है। पीपी और नून लीग पीटीआई को इलेक्शन से माइनस समझ रही है, इसलिए आने वाले इलेक्शन में यही दो पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रही हैं। वैसे इनमें पीटीआई के बहुत सारे लोग तो इन्हीं में एडजस्ट हो जाएंगे कहीं। हाँ, और फिर बाकी तो हमें पता ही है किधर एडजस्ट हुए। राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पीएमएल एडजस्टमेंट हो रही है। राना साहब, नए चीफ जस्टिस का पहले दिन का तासुर यही है कि जस्टिस फायज ईसा जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। तो कानून की बालादस्ती तो ऑब्वियसली उसमें भी है कि मियां नवाज शरीफ को जो सज़ा मिली वो आकर उसे भुगते। तो ये भी एक डिमांड हो सकती है। तो क्या इसके बावजूद आप उम्मीद रखते हैं कि नवाज शरीफ को आने से पहले रिलीफ मिल जाएगा किसी तरीके से? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का एक दिन का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जो जुडिशल लाइफ है उसका ये तसर है कि उन्होंने हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती
जो है वो उसको अपहोल्ड किया है, उसके साथ खड़े हुए हैं। उनके मुतअद्दिद फ़ैसले जो हैं वो उनके एक इंडिपेंडेंट जज होने की गवाही देते हैं। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा का मामला है तो वो एक ऐसे बेंच जिसकी तश्कील भी गलत थी, जिसमें बैठने वाले जजेस जो हैं उनका तसर भी जो है वो गलत था, और उन्होंने एक ऐसे ज़ालिमाना और गैर आइनी और गैर अखलाकी तरीके अपनाए जिसमें जो है वो अकामा और जो है वो जो उसमें किया था उन्होंने मॉनिटरिंग जज और व्हाट्सअप JIT, वो सारे मामला जो है वो आपके सामने। फिर उसके बाद जिस तरह से सज़ा हुई वो भी उस जज की जो है वो वीडियो भी मौजूद है कि उसको किस तरह से जो है वो मजबूर किया गया। तो आइन और कानून का तकाजा तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो उसको कलअदम करार दिया जाए, और हम ये तवक्को रखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कानून और आइन का बोल बाला करते हुए जो है वो इस किस्म के जो केसेस जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उन केसेस में जो है वो सज़ाओं को कलअदम करार देंगे। अच्छा राना साहब, नवाज शरीफ की वापसी पर मुस्लिम लीग नून बड़े इस्तकबाल की प्लानिंग कर रही है, तो ज़ाहिर है कि इंतखाबी मुहिम भी साथ साथ प्लान हो रही होगी। ये भी तय हो गया होगा कि पार्टी नारा क्या होगा, सो क्या होगा, कारकर्दगी पे बात होगी या वोट को इज्जत दो का बयानिया दोबारा चलाना तो मुश्किल होगा। हाँ, क्या नया ला रहे हैं मार्केट में? बयानिया जो है वो बिल्कुल हमारा कारकर्दगी पे भी होगा। हम बताएंगे लोगों को, कौम को जो है वो कौम के सामने जो है वो अपना मुकदमा रखेंगे कि जब जब भी ये मुल्क बहरान का शिकार हुआ है, वो चाहे 98 के एटमी धमाके हों या वो 2013 में जो है वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और जो है वो दहशत गर्दी हो, जब भी इन ऐसे बहरान में कौम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे एतमाद किया है तो हमने मुल्क को उस बहरान से निकाला है। 2013 में जिस तरह से आज मुल्क मुश्किलात का शिकार है, ऐसी ही सूरत हाल थी उस वक्त भी, लेकिन कौम ने एतमाद किया तो उस एतमाद की बुनियाद पे अगले 4 सालों में मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो मुल्क को लोड शेडिंग से भी जो है वो निकाला और दहशत गर्दी भी जो है वो दूर की, और मुल्क जो है वो 2017 में आप देखें कि उस वक्त मुल्क जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था। डॉलर जो है वो 104 रुपये का था, जो पेट्रोल है वो 65 रुपये लीटर था, महंगाई जो है वो 2 से 2.5% के जो है वो दरमियान थी। तो अगर और शरह नमू जो है वो 6.2% थी, जो अगले साल का हदफ जो है वो 7.5% था। लोग जो है वो अपनी रोज़ी भी कमा रहे थे और आसानी से जो है वो अपनी ज़िंदगी भी बसर कर रहे थे। फिर ये इमरानी फितने का प्रोजेक्ट जो है इसको जो है वो वारद किया गया, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और उस वक्त से फिर 2018 से अगले 3.5-4 साल में जो है वो मुल्क एक ऐसी दलदल में और ऐसे बहरान में गिरा कि आज तक जो है वो संभलने का जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा राना साहब, इलेक्शन कैंपेनिंग की बात कर लें, मुस्लिम लीग नून तो नवाज शरीफ की वापसी पर काम शुरू करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी से महाज जो है वो गर्म कर रखा है और उनका निशाना आपकी जमात है। तो शिकायत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, तो आप लोग क्यों उन्हें खुलकर मौका नहीं दे रहे? देखिए जी, खुल के मौका तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने देना है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इनको जो है वो यानी जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दे, और हम एक सियासी जमात के तौर पे बिल्कुल इस बात के दावेदार हैं कि इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदी कर रहा है, हल्का बंदी के फ़ौरन बाद पहले 14 जनवरी थी, अब 30 नवंबर, हम कहते हैं 30 नवंबर से भी उसको पीछे लेके आए, और जैसे ही हल्का बंदी जो है वो मुकम्मल हो, इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, इलेक्शन जो है वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इक्वल लेवल प्लेइंग जो है वो फील्ड सब के लिए होनी चाहिए, ताकि आवाम जो है वो अपना जो है वो राय का, अपने मैंडेट का जो है वो इजहार करें, और जिसको मैंडेट दें वो हुकूमत बनाए और मुल्क को जो है वो इस
जो है वो दलदल से, इस बहरान से निकालें। अच्छा, ये बताइएगा, एक सवाल आपके पार्टी ओहदे और आपके शहर से मुताल्लिक भी बड़ा अहम है। राजा रियाज साहब आ गए आपकी जमात में। पीपल्स पार्टी तो आपको कह रही है जी आपको वो मुबारक हो, उन्हें वो मुबारक हो। आपकी नज़र में उन्हें पार्टी टिकट देना चाहिए या टिकट उन लोगों का हक़ है जो पार्टी से वफादार रहे हैं इतने अरसे? देखें, ये जो तकरीबन 18 के करीब लोग थे जो कि PTI में थे और इन्होंने उस फासिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के फितना और अफरा तफरी पे मबनी सियासत के ख़िलाफ़, उसकी हट दर्मी, उसकी एरोगेंस के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने जो है वो उसके ख़िलाफ़ उस वक्त जो है वो अलम बुलंद किया जब वो वज़ीर आज़म था, जब उसकी हुकूमत थी, और इन्होंने उस वक्त की अपोजिशन जो है उसका जो है वो साथ दिया। तो मामला ये है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में और एक ऐसी हुकूमत जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही थी, जो इस मुल्क की सियासत में नफ़रत भर रही थी, और जिन्होंने जो है वो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़ा किया था, तो ऐसी फासिस्ट हुकूमत को ख़त्म करने में, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करने में जो है वो इन्होंने एक जमहूरी अमल का जो है वो साथ दिया। तो वो अब क्योंकि आज़ाद थे, असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो वो किसी भी जमात में वो जा सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो चॉइस किया है, तो हम उनको वेलकम करते हैं। और रही बात टिकट की, तो जब इलेक्शन होगा तो पार्लिमानी बोर्ड इसका जो है वो फ़ैसला करेगा और मेरिट के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेगा। चलिए जी, मेरिट के मुताबिक आपके ख्याल में फ़ैसला होगा। बहुत शुक्रिया आपका, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब एक और चीज़, ये बड़ी मुझे अजीब किस्म की खबर है, लेकिन खबर है तो करेंगे तो हम ज़रूर, कि कराची में गटर के ढक्कन और इस्लामाबाद में कचरे के डब्बे और ट्रॉलियाँ जो हैं वो चोरी हो रही हैं। ट्रॉली पूरी क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं जाके, उसका क्या कर रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता देते हैं, इस्लामाबाद में कचरे के 60 डब्बे 60 जो हैं वो चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, और कचरे के डब्बे और ट्रॉलियाँ CDA की मलकियत हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर ये चीज़ें तो CDA की होती हैं। ये आम तौर पर गलियों और सड़कों पर जो है कचरा डालने के लिए इस साइड पे पड़ी होती हैं, रखे जाती हैं, और CDA की शिकायत पर पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस के साथ ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने ही दरमियान मौजूद चोरों पर नजर रखें। मतलब आपकी गली से कोई चीजें उठा के लेके जा रहा है, वैसे अच्छा, ज्यादातर मैं बताऊं ये नशाई करते हैं। हाँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन होर्ड्स। ये कोई 2-3 नहीं है, उठाए चले जाओ, जहां देख रहे हैं उठा लो। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि चलिए ये ट्रॉलियां, ये जो डब्बे हैं तो शायद लोहे के हैं, तो ये लोहा बेच देते होंगे नदी में या जो भी करते होंगे। टॉकिंग अबाउट गटर का, ये देखिए हम डब्बे दिखा रहे हैं, गटर का सीमेंट का जो ढकना है जिसमें थोड़ा बहुत सरिया होगा, उसमें क्या बेचते हैं जाके, और वो क्या खरीदना है? मतलब कोई बाकायदगी, इतने बड़े बड़े डब्बे, कोई गाड़ी आती होगी जिसमें ये डाले जाते होंगे। ये कोई आप जो नशाई कह रहे हैं, कोई एक उठा के तो नहीं लेके जा रहा। CDA के स्पोक्स पर्सन है सईद सफदर शाह साहब, उनसे जरा पता करते हैं। सर, पता ये चला है कि इस्लामाबाद से 60 से जायद जो हैं डंपस्टर चोरी हुए हैं। अब ये किन इलाकों से गायब हो रहे हैं? कोई एक इलाका है या सब इलाकों से? और क्या एक्शन लिया है पुलिस ने अब तक? ये तकरीबन 65 से 70 के करीब गार्बेज ट्रालियां चोरी हुई हैं, और हर एक की चोरी की रिपोर्ट जो है वो मुतलका थाने जैसे रमना, शालीमार, अपारा, शहजाद टाउन और सब्जी मंडी में करा दी गई है। तो इसकी मालियत, एक ट्राली की मालियत बन के हमें 1 लाख रुपए तक पड़ती है, तो तकरीबन 70-75 लाख रुपए का नुकसान है। 1 लाख रुपए का एक डब्बा, तो किसी ने अगर 60 उठाए हैं तो 60 लाख तो उधर ही हो गए ना। ऑब्वियसली बड़ा ऑर्गेनाइज ये काम हो रहा होगा। अच्छा, ये जो इलाके बताए हैं आपने और शहजाद टाउन वगैरह ये आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई इतने वीराने इलाके नहीं हैं, बाकायदा आबादियां हैं इधर, मार्केट्स हैं इधर, बहुत सी आबादियों में तो स्कूल भी चल रहे हैं। इतना बड़ा डब्बा उठा के लेके जा रहा है तो कोई तो देख रहा होगा उसे। That's the thing ना, ये इतना ऑर्गेनाइज है कि कोई एक डब्बा खींचा चला नहीं जा रहा, ये गाड़ी आती होगी कि उसमें लोड होते होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बड़ा कचरे का डब्बा कोई ले जाए, कोई गाड़ियां लोड हो जाएं,
किसी ने नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है। तो ये आपको शक किस पे है और किस इलाके के आपको लगता है कि लोग जो हैं वो खुद भी मुलव्वस होंगे, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इनसाइड जॉब काइंड ऑफ थिंग। नहीं, अपने इलाके के लोग तो मुलव्वस नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कबाड़ियों का काम करता है, तो वो इसमें मुलव्वस हो सकता है। और पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है और महकमाना तहकीक भी हो रही है इसके ऊपर। तो ये है कि फिलहाल G12 के करीब एक कबाड़िए से कुछ बाकियात मिली हैं इस गार्बेज ट्राली की, तो वो पुलिस के कब्जे में है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो इसके साथ कोशिश है सीसीटीवी के जो सेफ सिटी के सीसीटीवी कैमरास हैं उसके से भी मदद दी जा रही है ताकि मुनज़्ज़म गिरोह तक पहुंचा जाए। अच्छा सर, चोरी वाला काम आप कह रहे हैं इलाके के लोग नहीं मुलव्वस, वैसे आवाम को अगर कोई नज़र भी आए तो रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर ये ज़रूरी है कि सीडीए सिस्टम ख़राब ना होने दे और बर वक्त रिप्लेस कर दिया जाए, अदरवाइज़ वो सड़कों पे वो सारा कचरा वही फैला होता है जो किसी डब्बे में जाने था, रिप्लेस करना, मेक श्योर कि वो वहीं रहे। हाँ, तो इस मामले में कोई खलल तो नहीं आ रहा कि 60 डब्बे अगर चोरी हो गए तो 60 रिप्लेस नहीं किए जा सके, या हो गए सारे रिप्लेस? इसमें यह है कि कचरा उठाने के निज़ाम में किसी किस्म का कोई खलल नहीं आ रहा, क्योंकि एक मुनज़्ज़म हमारा निज़ाम है कचरा उठाने का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का। तो इलाके के लोगों इलाके में जहाँ जहाँ ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ से ये है कि जिस जगह पे चोरी हुई है तो वहाँ पे थोड़ा सा लोड बढ़ गया है उस दूसरी साथ वाली ट्राली पे, तो वो कचरा जो है ना मुसलसल उठाया जा रहा है। तो किसी किस्म का इलाके में जहाँ ये चोरी हुई है तो वहाँ कोई किसी किस्म का खलल नहीं पड़ रहा। थैंक यू जी सैयद सफ्तर शाह, थैंक यू। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें जो है ना, खासतौर पे गटर के ढक्कन रिसाइकल्ड मटेरियल के आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको अगर कोई चोरी करना भी चाहे तो उसको कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं। बड़े बड़े स्टडी भी होते हैं, बहुत से मेटल्स के बने होते हैं, मतलब वो वाले ढक्कन वगैरह, तो वो चीज़ें भी आ रही हैं। अगर ये डम्पस्टर्स हैं, ये गार्बेज के पूरे जो हैं डब्बे, इनको भी किसी और मटीरियल का कर दें, मतलब यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये ना होना कि 60 लाख के आप दोबारा, मतलब 1 लाख रुपए पर दोबारा लगाएं तो दोबारा उठ जाए, इज वेरी कॉस्टली। ये लोहे के ही होंगे ना, जाहिर है। आप लोहे का आपको रेट पता ही है क्या चल रहा है। अगर सरिये वगैरह के काम से आपको कभी कोई पाला पड़ा हो, कोई चीज कर रहे हो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि लग पता गया है आप लोगों को। एग्जैक्टली, अवल तो लोहा लगाने की क्या जरूरत है इस चीज में? कोई रिसाइकल में दुनिया आगे, सड़कें अब एक और मटेरियलों की बन रही हैं, फाइबर या प्लास्टिक, इवन आप दें ये ठेका किसी ऐसी कंपनियों को जो रिसाइकल में काम करते हैं। दूसरी चीज, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इधर से हिया से हुआ ट्रांसपोर्ट हो रही है, चोरी हो रही है, किसी को नजर कैसे नहीं आ रहा? और पुलिस नाके भी तो होते हैं इलाकों में। बिल्कुल, ये कौन सा इमेजिन तो नहीं जा सकते। हम जैसे लोग कि जी 4-5 ये डंपस्टर्स उठा के लेके जा रहे हो, तो नाकों से भी तो हम नहीं गुजरना है। कि कैसे हम छुपा पाएंगे और हम कहेंगे कि जी ये हमारे काम की चीज है, इसमें हमने कपड़े रखने हैं। और 4-5 की भी बात नहीं हो रही, 60 इट्स बियॉन्ड मी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फनी है, ट्रैजिक है, क्या है? वैसे तो हमारी जितनी ट्रैजिक चीजें हैं ना हमारे मुल्क में, वो कॉमेडी भी बन जाती है, क्योंकि इतनी ट्रेजेडी कैसे हो सकती है, लेकिन हो रही है। तो प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कंसल्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। भी वैसे लगता है फजा खराब होना शुरू हो गई है, पता नहीं धुंध है या मिट्टी है, क्या है। कचरा अगर सड़कों पे आप लोग फेंक रहे होंगे तो ये धुंध तो बनेगी ना। लाहौर में बाय द वे बारिश हुई है, रात गए भी और अलग सुबह भी, सो काफी अक्टूबर में आपको पता है ना पूरे पंजाब का मौसम बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो सर्दियां भी आ रही हैं। इतनी वैसे सर्दियां नहीं आएंगी अभी अभी अक्टूबर के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बारिश मतलब हंस तो आप इस तरह रहे हैं जैसे हमारे पास भी बर्फ पड़ेगी, हमारी तो गर्मी ही रहेगी। हमारी तो गर्मी अब दोबारा शुरू हो गई है, बीच में 1 महीना बेहतरी के बाद। जब भी बात आई है, एक नाम जो आपके जहन में आता ही है, या आपने सुना होता है, या आपने उनका कोई काम देखा होता है, वो है अजोका थिएटर। सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोग इनके काम, अगर काम से नहीं तो नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ हैं। और अगले साल अजोका थिएटर 40 बरस का हो जाएगा। तो लिहाजा कुछ अरसे से हम बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान कराची में इस वक्त पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, तो कैसे हो सकता है कि थिएटर फेस्टिवल हो रहा हो और अजोका थिएटर बीच में परफॉर्म? कल रात अजोका ने एक खेल पेश किया, अन्नी माई द सुफना, मतलब कि ब्लाइंड ओल्ड वुमन्स ड्रीम, और आज भी एक खेल पेश किया जाएगा,
वैसे ओवरऑल इस फेस्टिवल अजोका थिएटर पे बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी खदमात हैं थिएटर के लिए, टेलीविज़न के लिए, फिल्म के लिए। कैसा रहा कल का खेल? बहुत खूब। जैसे कि कहा जा रहा था कि ये अजोका एक पंजाबी थिएटर ला रहा है कराची में, तो वहाँ पर जब शुरू हुआ तो लैंग्वेज बिकेम इमटेरियल, क्योंकि थिएटर की अपनी ज़ुबान होती है और थिएटर का अपना एक मीडियम है। सो इट वाज अ प्ले ऑन ए सैड थीम, पार्टीशन से रिलेटेड। वो लोग जो पार्टीशन में पीछे रह गए और माइग्रेट नहीं किया डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, उनकी कहानियाँ थी बेस्ड ऑन सम ट्रू स्टोरीज, लेकिन प्रेजेंटेड नॉट इन ए डिप्रेसिंग वे बट इन ए वेरी डिलाइटफुल वे विद म्यूजिक एंड डांस एंड ह्यूमर, गिविंग होप रादर देन डिप्रेसिंग पीपल। तो बहुत कराची के ऑडियंस हमेशा हमें बहुत अप्रिशिएट करती है और ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर, दे वर फुल ऑफ अप्रिसिएशन। तो जब आप आ रहे थे कराची फॉर दिस फेस्टिवल, व्हाट मेड यू डिसाइड ऑन दीज टू कि इन पे हम बात करते हैं और दूसरा भी बता दीजिए करते हैं, और दूसरा है कौन है ये गुस्ताख, और जो कि ऑब्वियसली मंटो पे है। जी, असल में ये हम चाहते थे कि हम उर्दू प्लेस भी ला सकते हैं, हमारे हैं उर्दू प्लेस ज़्यादातर, लेकिन हम चाह रहे थे कि कराची की ऑडियंस को एक पंजाबी लैंग्वेज का भी, क्योंकि बाज़ लोगों के जहन में आ गया है कि पंजाबी एसोसिएटेड विद जुगत एंड मुजरा और एक बहुत लो लेवल का कल्चर है, लेकिन पंजाबी थिएटर और पंजाबी कल्चर की बहुत एक रिच और कराची में पंजाबी बैकग्राउंड बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं। हाँ, इट माइट बी द सेकंड लार्जेस्ट पंजाबी सिटी इन पाकिस्तान। तो एक तो ये वजह थी, दूसरी ये है कि पंजाबी ये जो हमारा थिएटर था नी माइदा सुफना, इसकी थीम ऐसी है जो पीस की थीम है और हीलिंग की थीम है बिटवीन द टू कंट्रीज़ और पीपल विद इन द कंट्री, मुसलमान, हिंदू, सिख जो भी हैं, और हमारे यहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की। तो इसलिए हम प्ले लाए। दूसरा ये कि इसका जो थिएटर का स्टाइल है, ये एक हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है विद सॉन्ग एंड डांस एंड नरेटर्स, जो हमारी पुरानी रिवायत है। और दूसरा प्ले जो है कौन है ये गुस्ताख, ये आप कह लें कि एक मॉडर्न प्ले है अबाउट सादत हसन मंटो, स्पेशली हिज पोस्ट पार्टीशन ईयर, जब वो पाकिस्तान आए और कराची, लाहौर, और क्या उनकी स्ट्रगल थी, किस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगे, क्या उनके अंदर एक सफरिंग थी एज ए राइटर, एज ए बोल्ड एंड ऑनेस्ट राइटर। और एक हमारी सोसाइटी जिस तरह कंजर्वेटिव हो रही थी और जिस तरह से अदालतों में और मीडिया में मंटो को घसीटा जा रहा था, लिटरली लाहौर में रहते थे और कराची में। also the co-writer of the film मंटो जो सरमद, I was the writer। You were the writer। जी, और वो इसी प्ले के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज अ टेलीविजन सीरियल ऑल्सो, जियो में चला था, और उसके बाद फिर फिल्म तो बहुत वो हमने टीवी भी देखा हुआ है, सीरियल भी, हमने फिल्म भी देखी हुई है। एंड अगर आपसे ये चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप आज कराची आर्ट काउंसिल जाके ये खेल ज़रूर देख सकते हैं। सर 40 साल का हो जाएगा जो का, मतलब आपकी भी इतनी लंबी एसोसिएशन है। व्हाट कीप्स यू गोइंग, यू नो, एवरी डे देयर इज अ न्यू डे एवरी डे फॉर यू, या फिर कभी होता है कि और फिर माहौल बदल रहा है, लोगों के थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, हाउ डू यू कीप अप? जी, वैसे तो 40 साल बड़ी एक सिग्निफिकेंट एक एज होती है जिसमें लोगों को बड़े दर्जे मिलते हैं नबूवत के और सूफीज़म के और तपस्या। तो ये 40 साल की तपस्या जो है वो आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि दिस इज़ अ जॉब विच हैज़ टू बी डन। पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके कल्चर, उनका परफॉर्मिंग आर्ट्स की ट्रेडिशन कितनी रिच है, और हाउ थिएटर कैन बी सोशली मीनिंगफुल ऑल्सो, कि इसमें महज तफरीह नहीं होती बल्कि इसके अंदर एक मैसेज कह लें और अपने कल्चर की सेलिब्रेशन कह लें। तो हमें तो नहीं लगा कि कोई जनरेशन चेंज हुई है, पाकिस्तान बहुत बदल गया है, लेकिन आज भी अभी हमने इस्लामाबाद में हमारा प्ले था बुल्ले शाह पे बुल्ला, लाहौर में किया है। मोस्टली यंग पीपल full of appreciation and willing to relate to our culture and our theatre.
सो लोगों की अप्रिसिएशन विच दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच कीप्स अस गोइंग। और दूसरे जितने चैलेंजेस हों, जितने हालात मुश्किल हों, तो उतना मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जितने हालात मुश्किल हों, तो अभी हालात उस किस्म के हैं जहाँ बहुत से लोग थिएटर को भी नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, देयर इज़ अ होल मूवमेंट अबाउट दैट एज वेल, कि ये निगेट करते हैं कि ये चीज़ें हमारी नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आई हुई हैं। वो ज़्यादा इट्स पिकिंग अप स्टीम ओवर द ईयर्स। कभी कभार बहुत से थिएटर गोअर्स और परफॉर्मर्स ये कहते हैं कि पहले ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, एक्सेप्टेंस थी, अब चैलेंजेस ज़्यादा हैं। डू यू फील द सेम? एक्चुअली पाकिस्तान इज़ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। जो आप कह रही हैं वो भी एक लोग हैं जो ज़्यादा एक आप कह लें कि फंडामेंटलिस्ट हो रहे हैं या ज़्यादा नैरो माइंडेड हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है वो तो दे आर ओपन, वो इस ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और वो तो जब हम आते हैं थिएटर के अंदर तो वी कैन सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। मेरा ख्याल है कि अगर थिएटर को बतौर थिएटर पेश किया जाए, जो भी उसकी थीम है, जो भी उसकी स्टोरी है, उसकी थिएट्रिकलिटी हो, उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू हो, एस्थेटिक वैल्यू हो, तो इवन वो लोग जिनको टारगेट कर रहे होते हैं वो भी बैठ के एंजॉय करते हैं। हमारा एक प्ले है ज़रा कंट्रोवर्शियल सा था, बुर्का वगेंजा, जिसमें सब एक्टर्स ने मेल और फीमेल उन्होंने बुरके पहने हुए थ्रू आउट। इट वाज ए कमेंट कि हम चीज़ों को छुपाते हैं, सामने नहीं लाते, एक मेटाफोरिकल। उसमें बुरका वेयरिंग ख़वातीन आती थी, दे हैड ए ग्रेट टाइम, क्योंकि हमने इस तरीके से पेश किया था कि जजमेंटल नहीं है, प्रोवोकेटिव नहीं है, किसी को ऑफेंसिव भी ना लगे और बात भी हो जाए, ऑफेंस भी ना हो और बात भी हो जाए। यही थिएटर की दैट्स द आर्ट ऑफ थिएटर एंड आप उसमें माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। दैट इज ऑल द टाइम आई सॉरी वी हैव। इट वाज ग्रेट टू हैव यू ओवर। शाहिद नदीम साहब, अजोका थिएटर के फाउंडिंग मेंबर। प्लीज डू गो एंड वॉच, इट वुड बी वर्थ इट। अच्छा जी, अच्छा एक चीज जो कि हो रही है, हाँ, आज है शाहीन आफरीदी और अंशा माशाल्लाह आफरीदी की बारात कराची में, और कल हुई है। बारात से पहले क्या होता है? मेहंदी। हाँ, तो एक होता है लफ्ज मेहंदी, लेकिन हमें मजा नहीं आता, हम उसे कहते हैं मेहंदी। मेहंदी वो होती है जो हाथों पे लगती है, मेहंदी इज एन इवेंट। हाँ, वो उसमें जरा मुझे लगता है कि उसमें खूबसूरती, उसमें मुसरत नज़ीर के गाने ऑटोमेटिकली कानों में बजना शुरू हो जाते हैं। वो तो खैर वो मेहंदी तो जब होती है तो होती है। ये जी, ये मेहंदी वैसे क्या मेहंदी है जिसमें कोई लड़कियां नहीं है? आई एम सॉरी टू से, नहीं होंगी, आई एम श्योर वो विजुअल, लेकिन वो तस्वीरें उसकी नहीं है। तो तस्वीरें जो हमारे पास मर्दाना ज़नाना दिखा रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन कर देना ताकि जरा लोग हमें नहीं दिखा एंजॉय करें। खाना देखना कौन नजर आ रहा है आपको इसमें? दूल्हा और दूल्हे के ससुर तो हैं ही हैं। हाँ। और बड़ी ट्रेडिशनल सी कुछ मेहंदी। I think it was, let's not call it a मेहंदी मेहमान, it is a dinner more likely I guess. बट शाहीन ने उसको जाहिर है ड्रेसअप किया हुआ था, दीवारों से लग रहा है मेहंदी है, पीली दीवारें। देखिए शादी वाला घर तो है ना, एक ऑफ वाइट सलवार कमीज और अंदर जब बैठे हुए थे उन्होंने पीच रंग का वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। किसमें? शाहीन ने, दूल्हा ने। अच्छा, इट लुक्ड वेरी नाइस। तो तैयारी होनी है। हाँ, तो आज होगी जी शादी, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कमेंट पे कर रहे थे कि मतलब ये अभी तो शादी हुई थी तो दोबारा कैसे हो रही है, लेकिन वो निकाह था, उसकी भी बहुत बड़ी सेरेमनी थी, इवेंट पूरा एक फंक्शन था जो कि होता है। मतलब तो कितने लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो अब एक्चुअल कल हम शादी के बारे में आपको बताएंगे। ओके, एक बात जो कि हमने थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन अब उस पर बात ही हो जाए कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई है। और अगर आप विजुअल्स देख लें, इफ़ यू आर नॉट ओवर देयर, तो जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रही, जैसे कि हमारे शहर में नहीं हो रही, कराची में, तो बड़ी याद आती है। बारिश जब होती है और अच्छी जगह पे हो जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक मौसम भी हो जाता है और वाइब बड़ी अच्छी मिलती है। तो कभी कभार बारिश हो जानी चाहिए। बट ऑफ कोर्स लाहौर में तो इस सीज़न बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अब कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक, आपको बता दें, आज और कल बाय द वे कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज, क्योंकि हम जितना ही इंतज़ार कर रहे होते हैं बारिश का, उतना ही डर भी लगता है। लेकिन लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। अहमद, बताइएगा क्या सिचुएशन है लाहौर की? जी, हम इस वक्त ताजपुरा गाजियाबाद में मौजूद है और यहाँ पर 95
मिलीमीटर बारिश हुई है। लाहौर के दीगर मुकामात की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर पानी खड़ा है। हालांकि ये कैनाल रोड है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है, कई गाड़ियाँ जो है वो बंद हैं क्योंकि पानी की वजह से वहाँ पर जो ड्राइवर थे वो परेशान हो गए और गाड़ियाँ बंद हो गई। इस वक्त जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक इस पूरे इलाके में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश का ये सिलसिला जो है ये रात तक जारी रहेगा। बारिश की वजह से पूरे शहर में 100 से ज्यादा बिजली के फीडर भी ट्रिप कर गए हैं। कई मुकामात पर पानी खड़ा है, कई जो निशेबी इलाके थे वहां पर पानी भी मौजूद है, पानी खड़ा है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ओके, यू हर्ड दैट। मैं ये बारिश देख रही थी और एक ज़माना याद आ रहा था जब अच्छा मौसम हो तो इंसान वैसे ही ड्राइव के लिए निकल जाता था, लेकिन अब तो सोचा नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता ही है वैसे ही महंगाई और फिर पेट्रोल प्राइसेस क्या हो चुकी हैं दैट यू कैन नॉट इवन गो फॉर दैट इनोसेंट ड्राइव कि आप अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ही ले जाएं जी मौसम बड़ा अच्छा है। अब नहीं हो सकता बिकॉज आपको पता है पेट्रोल ऊपर गया है, तो हर चीज़ की कीमत भी ऊपर गई है। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन फेयर्स जो हैं जो ज़रूरी हैं, अगर आपने जॉब पर जाना है, कॉलेज स्कूल कहीं भी जाना है, तो वो सारे फेयर्स जो हैं वो ऊपर चले गए हैं। पिछले घंटे में हमने आपको कुछ शहरों का हाल बताया था हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने कि वहाँ क्या हो रहा है और कितने कितने फेयर्स ऊपर गए हैं। लेट्स अगेन स्टार्ट दैट। इलियास रजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजनपुर से। इलियास बताइएगा क्या हो रहा है? जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में इजाफा कर दिया है। अब जो किराया जो पहले था उनमें 100 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये तक इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो भी शदीद परेशान है। और जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका कहना है कि हमारी मजबूरी है क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो हमारा भी मजबूरी है, हमने भी किराया बढ़ाना है। मेरे साथ इस टाइम ट्रांसपोर्टर हजरात भी मौजूद है, पहले मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि किरायों में आपने इजाफा कितना किया है? जो 20 रुपये डीजल बढ़ा है, उसके अलावा फिर अभी 18 रुपये डीजल बढ़ा है, उसके हवाले से हमने सिर्फ 150 रुपये किराया जो इजाफी किया है। पहले 1800 रुपये लेते थे, अब हमने जो है ना 1950 कर दिए। ये बताएं कि किराया ज्यादा होने की वजह से आपको क्या मुश्किलात हो रही हैं? जो किराया बहुत ज्यादा हो गया। सर मजदूर लोग हैं, बहुत परेशानी होती है। जो काम 4 आदमी करने जाते थे अब एक जाता है। स्टूडेंट है तो आप डेली यहाँ पर आते जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये किराए की वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है? जी जी बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है। स्टूडेंट हैं, हर हफ्ते आना जाना होता है, हमें मदरसे के तालिब इल्म हैं, हर हफ्ते हमारा आना जाना होता है, बहुत परेशानी होती है। घर कोई इतना कोई अमीर घराना है नहीं हमारा। तो बड़े शहरों के लिए लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनके किरायों में 150-200 रुपये में इजाफा हुआ है और जो छोटे इलाकों में शहर में जो सफ़र कर रहे हैं उनमें 40 से 50 रुपये का इजाफा हुआ है। इसमें मुसाफिर भी परेशान है, उनका कहना है कि किराया ज़्यादा होने की वजह से अब हम सफ़र नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमत कम करे ताकि हम लोग सफ़र कर सकें। मैं उस स्टूडेंट की बात सुन रही थी और बहुत शुक्रिया इलियास, और अपने घराने के बारे में बता रहे कि जी हम अमीर नहीं हैं। हमने भाई हर घर का एक बजट होता है और वो बजट अगर इधर से उधर हो जाए, 200-300-400 रुपए भी ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, 1000 चीज़ें और होती हैं। जाहिद बलोच हमें बता रहे हैं नसीराबाद में क्या हो रहा है। जी, निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार, टैक्सी और रिक्शा वालों ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त में कौमी शाहराह पे वाक़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे पर मौजूद हूँ। डेरा मुराद जा रहे हैं। पहले जो किराया था यहाँ पे 50 रुपए स्टार्टिंग में थी, उसके बाद 70 रुपए हो गए, फिर फाइनली अब 100 रुपए ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए। पहले स्पीड से आते थे 200 रुपए में, अभी 500 रुपए का स्पीड है। यही हुकूमत को चाहिए, को कम करना चाहिए किराया। सर ड्राइवर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। महंगाई है, सवारे हैं नहीं। मालिक को शाम को 1000 देते हैं, अभी बोलते हैं भाई कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है तो हम क्या खाएं। हम परेशान है, किधर जाएं? पेट्रोल महंगा हो गया, अभी रोजी भी नहीं हो रहा है। जी, आपने सुना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहां एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है, तो वहीं पर जो रोजमर्रा जो मुसाफिर आवाम इन मुसाफिर वैगनों में सफ़र करती हैं वो भी शदीद परेशान हैं। आवाम और ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और उनकी बचत कम होती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जो टैक्सी, कार और रिक्शा वाले हैं उन्हें भी सवारियाँ ना मिलने के बाद वो मौशी मसाइल का शिकार है। जी शुक्रिया जाहिद बलोच। मतलब जो टिकट्स होते थे 50 के वो अब 100 के हैं, डबल तो आराम से ही हो गया है। मुल्तान में किरायों का क्या हाल है, जौहत नदीम हमें बता रहे हैं।
जी, मुल्क की तारीख में पेट्रोल जो है अपनी बुलंद तरीन सतह पे जो है वो पहुंच चुका है। निगरान हुकूमत की जानिब से तकरीबन पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई, जिसके बाद मुल्तान में जो है ट्रांसपोर्टर की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। मैं सब मौजूद हूँ लारी अड्डे पे, जहाँ पे मुल्तान से जनूबी पंजाब भर के लिए और अंदरून सिंध और पूरे मुल्क के लिए जो है बसें जाती हैं, जहाँ पे तकरीबन 20 से 25% जो है किरायों में इजाफा कर दिया गया है। अगर इसमें मजीद आपको बताता चलूँ तो मुल्तान चूँकि एक एजुकेशनल हब है, यहाँ पे नौकरियों के लिए भी लोग आते हैं, तो उनके लिए जो किरायों में इजाफा है वो बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि बढ़ाया जा चुका है। इसी हवाले से अगर मजीद देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर ज़्यादा कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से हम भी मजबूर हो जाते हैं कि किराए की कीमत बढ़ाई जाए। इसी तरह से अगर ज़िले इंतज़ामिया का यहाँ पे रोल देखा जाए तो जो किरायों का जो लिस्ट है वो यहाँ पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम नज़र आती है। यहाँ पे जो शहरी हैं उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। सवारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दिया। सारी शहरों का एक ही हाल है कि इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, कुछ करना पड़ेगा। विल सी यू टुमारो।